चलिए नमस्कार। आज आप लोग को 10th क्लास हिंदी बुधौली भाग 2 का 8वां चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत खास है। इस चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। लेखक पंडित बिरजू महाराज जी। लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी। पूछा जाता है कि यह कौन सी विधा है, तो यह एक क्या है? साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। किसी का इंटरव्यू लेना साक्षात्कार कहलाता है। तो वही चीज जो है कौन सी विधा है? साक्षात्कार है। अब चलिए इस पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बिरजू महाराज सबसे पहले इसमें लेखक परिचय जानेंगे। जो भी मेन पॉइंट है, पॉइंट जानने के बाद उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न होगा और इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न। एक ही वीडियो में सारा चीज कवर हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि लेखक परिचय। इस पाठ के लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज जी। इस पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। भूलना नहीं है ना, भूलिएगा नहीं। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था, है ना। लखनऊ के जफरीन अस्पताल में इनका जन्म हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है कि बिरजू महाराज को 8 वर्ष की उम्र में पहली बार पुरस्कार मिला था पिताजी और चाचा जी के साथ। बिरजू महाराज को 8 वर्ष की उम्र में पहली बार डांस करते थे, है ना, नाचते थे। तो पहली बार पुरस्कार मिला था पिताजी और चाचा जी के साथ मिला था, है ना। तो चाचा जी इनके बोले थे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। चाचा जी क्या बोले थे? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यानी पिता तो डांस करते ही अच्छे हैं, है ना, साथ साथ जो है पंडित बिरजू महाराज का भी जो है नाचने का जो कला है वो गजब है। तो चाचा जी कहते थे। इनका चाचा जी का जो नाम है शंभू महाराज थे। बिरजू महाराज जो है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोले थे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ क्या है? सुभान अल्लाह। समझे? चलिए अगला पॉइंट। सबसे पहले देखिए बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे, है ना, जब इनके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे तब इनके पिता की क्या हो गई? मृत्यु। पिता का मृत्यु जो है लू लगने के कारण, क्योंकि धूप में जो है डांस करने के लिए जाते थे, तो लू लगने के कारण जो है पिताजी का मृत्यु हो गया था। कब? जब ये 9.5 वर्ष के थे तब इनके पिताजी जो है चल बसे। ठीक है। चलिए पिताजी देखिए चल बसे। उम्र देखिए बहुत छोटा था और चाचा जी भी साथ रहते थे। लेकिन जब पिता नहीं है तो चाचा क्या करेंगे? चाचा भी थोड़ा सा छल कपट करने लगे, है ना। जब तक पिता थे तब तक चाचा भी साथ थे और खाना पीना सबका अलग अलग बनता था। लेकिन चाचा साथ रहते थे, डांस प्रोग्राम होता था, साथ लेके जाते थे। बिरजू महाराज और चाचा जी, उनके पिताजी सब साथ जाते थे। लेकिन डेट करने के बाद जो है बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज को कहीं नहीं लेके जाते थे। चलिए अगला पॉइंट। तो 9.5 वर्ष के उम्र में ही पिताजी का क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहा गया है कि सूर्य और पिता
डूबने के बाद जो है अंधेला जिंदगी में हो जाता है। इसी प्रकार से इनका भी जिंदगी में थोड़ा सा अंधेला हुआ, फिर हिसाब से सब चीज ठीक हो गया। अभी देखना है बिरजू महाराज की 3 बहनें थी। बिरजू महाराज की कितने बहनें? 3 बहनें थी, ठीक है। छोटी बहन जो थी, छोटी बहन बिरजू महाराज से 8 वर्ष की बड़ी थी, ठीक नहीं। छोटी बहन जो थी, छोटी बहन बिरजू महाराज से 8 वर्ष बड़ी थी और बड़ी बहन बिरजू महाराज से 15 वर्ष की बड़ी थी। छोटी बहन बिरजू महाराज से 8 वर्ष बड़ी थी और बड़ी बहन जो थी बिरजू महाराज से 15 वर्ष बड़ी थी, ठीक है। और ये पंडित बिरजू महाराज जो थे वो आखिरी संतान है ना, लास्ट संतान ये थे पंडित बिरजू महाराज। चलिए अगला टॉपिक है कि बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुआ था। बिरजू महाराज की शादी जो है 18 साल की उम्र में हुआ था, जो इसे अच्छा नहीं मानते थे, बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे। क्योंकि सबसे पहले पिताजी डेथ कर गए, खाने के लिए थोड़ा सा तरस गए और तरसने के बाद ये तो खुद अपने आप को नहीं चला पा रहे हैं, तो एक दूसरे व्यक्ति को लाने के बाद ये कैसे चलाएंगे। इसीलिए इनका कहना था कि 18 वर्ष की उम्र में कुछ करने का योग होता है और उस समय मेरी शादी हो रही है, ठीक है। तो इसके 18 वर्ष की उम्र में जब शादी हुआ, इसे वह सही नहीं मानते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? अभी बताए कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज था। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज के पिता का स्वभाव कैसा था? प्रश्न आता है कि पंडित बिरजू महाराज के पिता का स्वभाव कैसा था? तो पंडित बिरजू महाराज के पिता का स्वभाव अच्छा था और वो अपना दुख और सुख किसी को नहीं बताते थे। हम लोग में से कितने व्यक्ति हैं जो अपना दुख किसी को तुरंत बता देते हैं? कुछ भी दुख आता है तुरंत बता देते हैं, कुछ भी सुख होता है तुरंत बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है, लेकिन पंडित बिरजू महाराज के पिताजी ऐसा नहीं है। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का स्वभाव बहुत अच्छा थे, ठीक है, और वो अपना सुख दुख जो है किसी को नहीं बताते थे। चलिए अगला टॉपिक दिया गया है कि पंडित बिरजू महाराज अपना गुरु जो है, पंडित बिरजू महाराज अपना गुरु पिताजी को मानते थे और अपना जज कहे या गुरुआइन कहे अपने अम्मा जी को मानते थे। जज उसे कहा जाता है जो गलती पर वो जज करते रहे, कोई भी काम करे उसे जज करते रहे और जज करके उसे बताइए कि यह गलत है या सही है, उसी को जज करते। तो जज का मतलब हो गया कि जज कौन थे? अम्मा जी थे। जज कहिए या गुरुआइन कहिए, अम्मा जी थे, लेकिन गुरु कौन थे? पिताजी थे, ठीक है। चलिए तो वही लिखा गया है कि बिरजू महाराज अपना गुरु जो है पिताजी को मानते थे और अपना जज या गुरुआइन जो है अम्मा को मानते थे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है, सबसे पहले अगला टॉपिक में कह रहा है कि बिरजू महाराज को गांडा बंधाने के लिए उससे है ना पिताजी ने 500 रुपये लिए, ठीक है। पिताजी जो है गांडा जो होता है ना, जो डांसर का होता है, जो यहाँ पर गांडा बनाया जाता है घुंघरू टाइप का, गांडा बांधने का गुरुजी कुछ दक्षिणा लेते हैं और यहाँ पर इनके गुरुजी जो थे वो पिताजी ही थे। तो पिताजी जो है गुरु और चेला में जो है ज्यादा संबंध रखते थे, पिता और बेटे में कम संबंध रखते थे, गुरु और शिष्य में ज्यादा संबंध रखते थे। तो यहाँ पर कहना है कि हम जो है, हमको क्या चाहिए? हमको कुछ दक्षिणा चाहिए और दक्षिणा आप दे दीजिए और गांडा जो है बंधा लीजिए। और गांडा बंधाने के बाद
गुरुजी का स्पेशल चेला हो जाते हैं। गुरुजी का स्पेशल चेला होता है गांडा बंधाने के बाद। तो गांडा बंधाने के लिए बिरजू महाराज जो है, पंडित बिरजू महाराज जो है, पिताजी को 500 रुपये दक्षिणा दिए। 2 प्रोग्राम करके जो है पंडित बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम करके पिताजी को क्या दिए, 500 रुपये गांडा बंधवाने के लिए दिए। समझ गए? गुरुजी को देखिए दक्षिणा देना चाहिए। आजकल के लोग जो है गुरुजी से पढ़ लेते हैं, उसको दक्षिणा क्या, वो सोचते हैं कि चलो है ना गुरुजी भूल गए होंगे, या मान के चलो कि अब देवे नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा अभी का स्टूडेंट होते हैं। और यहाँ पर देखिए है ना पिता और बेटे में भी है ना 500 रुपया जो है लिया गया। समझ गए? चलिए बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम करने पर 500 रुपया मिले थे, जिससे पिताजी को क्या करवाए, श्राद्ध करवाए। देखिए पिताजी जो है, पिताजी डेट किए, पिताजी डेट करने के बाद इनके पास एकदम पैसा नहीं था। याद रखिएगा जब ऑप्शन में आएगा कि 500 रुपये, तो याद रखिएगा हमेशा 2 प्रोग्राम ही करके लाते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पिताजी को श्राद्ध करवाने के लिए 500 रुपये जो है इन्होंने इकट्ठा किए थे 2 प्रोग्राम करके। ठीक है, तब जाकर पिताजी के श्राद्ध करवाए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है कि बिरजू महाराज की मृत्यु जो है 17 जनवरी 1922 ईस्वी, हाल फिलहाल में ही देखिए 17 जनवरी 1922 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची थे। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची थे। कारण है कि देखिए पर्यायवाची किसे कहते हैं, जो एक ही चीज का 2 नाम रहे। जैसे कि अगर आप दिन भर में मतलब एक दिन में अगर आप 9 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, बुक कहें या आपका नाम ले, है ना। बुक कहें या आपका नाम ले, दोनों का क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। क्योंकि आप दिन रात पढ़िएगा तो बुक या आपका नाम दोनों पर्यायवाची हो गए। इसीलिए कथक बोला जाए या बिरजू महाराज बोला जाए। कथक मतलब क्या होता है, डांस जो डांस करते हैं कथक, है ना। तो कथक बोला जाए या बिरजू महाराज बोला जाए, दोनों का क्या है, पर्यायवाची है। दोनों का क्या है, पर्यायवाची। चलिए अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि बिरजू महाराज का शरीर कैसा था, है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि बिरजू महाराज के शरीर का आकार जो था वो कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखेंगे दोहरा बदन। दोहरा बदन क्या याद रखेंगे, दोहरा बदन, मझौला कद, चेचक के हल्के दाग, चेचक के हल्के दाग, चेचक के हल्के दाग, और बड़ी बड़ी आंखें। कौन सा, बड़ी बड़ी आंखें, और ढीला ढाला क्या था, व्यक्ति थे। ढीला ढाला व्यक्ति थे। क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे पहले जो डांस करते हैं उनका जो है बदन कैसा रहता है, उनका बदन जो है ढीला ढाला रहता है बदन। ठीक है, उनका मझौला कद यानी ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, मझौला कद। चेचक के हल्के क्या थे, दाग थे, और बड़ी बड़ी क्या थे, आंखें। ठीक है, चलिए आगे याद रखेंगे कि लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के थे, है ना। ये कितने पीढ़ी के थे, तो ये 7वीं पीढ़ी के थे और लखनऊ घराने के वंशज थे। बहन का जन्म रामपुर में हुआ था, लेकिन पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। पूछा जाता है लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, तो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध है। क्योंकि जो है लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म और रामपुर में इनका बहन का जन्म, इसीलिए आना जाना लगा रहता था, है ना। तो गहरा संबंध था। चलिए, तो बिरजू महाराज कौन सा यंत्र बजाते थे, ये भी देखिए पूछा जाता है कि बिरजू महाराज क्या बजाते थे।
तो जब वो डांस करते थे, वो प्रैक्टिस करते थे, तो वो सुबह 4 बजे से ही प्रैक्टिस करते थे। लेकिन प्रैक्टिस करते करते थक जाते थे, तो थकने के बाद ये कुछ यंत्र बजाते थे, जैसे हो गया गिटार, हो गया सितार, हो गया ढोलक, हो गया तबला, हो गया हारमोनिया, हो गया, कभी कभी बांसुरी भी बजा लेते थे। तो इत्यादि बहुत सारा जो है ये वाद्य यंत्र जो है बिरजू महाराज बजाते थे। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि बिरजू महाराज के पिताजी आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे। बिरजू महाराज के पिताजी आखिरी प्रोग्राम जो है वो 54 साल के उम्र में किए थे, मैनीपुरी में, है ना। मैनीपुरी में आखिरी प्रोग्राम किए थे, 54 वर्ष के उम्र में किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है कि पिताजी के मरने के बाद इन्होंने ट्यूशन खोले, है ना। पिताजी के मरने के बाद इन्होंने ट्यूशन खोले और ट्यूशन में 25 रुपया लेते थे। ट्यूशन में कितने रुपया? 25 रुपया लेते थे। लेकिन बुक में सेटिस्फाइड नहीं दिया गया है कि कौन सा ट्यूशन खोले थे। तो यानी कि ये डांस, इनके पास कला था डांस वाला, यानी कि डांस का ये ट्यूशन खोले थे, है ना। तो 25 रुपया जो है, 25 रुपया में पढ़ाते थे, है ना। कहाँ पढ़ाते थे? तो आर्यनगर में पढ़ाते थे, आर्यनगर में। ट्यूशन में एक बच्चा था, है ना, सीताराम बांग्ला। सीताराम बांग्ला जो है बिरजू महाराज को पढ़ाते थे, और बिरजू महाराज जो है इसको डांस सिखाते थे, है ना। यानी कि जिस चेला को जो है ये डांस सिखाते थे, वही चेला जो है फिर गुरु बन के, है ना, किनको? तो पंडित बिरजू महाराज को पढ़ाते थे। बात समझे? चलिए, कोलकाता ऑडिशन के बाद बिरजू महाराज जो है प्रसिद्ध हो गए। पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के पास इतना दुख था, पिताजी मर गए, उसके बाद जो है कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था, तो कब जो है बिरजू महाराज फेमस हो गए हैं। तो यहाँ पर देखना है कि कोलकाता ऑडिशन के बाद बिरजू महाराज प्रसिद्ध हो गए। कब? कोलकाता ऑडिशन के बाद। जब यहाँ कोलकाता ऑडिशन दिए हैं, तो यहाँ पर सभी पेपर, अखबार, पेपर में सभी जो चीजें जो है छप गए कि बहुत अच्छा जो है डांस किए, और वहां के बाद जो है फेमस हो गए। ठीक है, प्रसिद्ध हो गए। कह रहा है कि 27 वर्ष की उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, है ना। कब मिला? तो 27 वर्ष के उम्र में संगीत, है ना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला, पंडित बिरजू महाराज को। ठीक है, अगला है कि पंडित बिरजू महाराज सागिर्द किसे मानते थे? सागिर्द मतलब हो गया जो अच्छा स्टूडेंट हो, अच्छा विद्यार्थी हो, उसको सागिर्द कहते हैं। तो सागिर्द मतलब हो गया कि जो बहुत अच्छा बच्चा हो पढ़ने में, या कोई भी काम कहे गुरु जी की अगर सारा बात को माने, उसे क्या कहते हैं? सागिर्द कहते हैं। ठीक है, तो बिरजू महाराज के सागिर्द कौन थे? तो एक सरस्वती नाम के लड़की थे, सरस्वती। और विदेश में एक विद्यार्थी था जिसका नाम क्या था? वेरोनिक। क्या था? वेरोनिक। ठीक है, शागिर्द बच्चा था ये सब। ठीक है, अगला है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार, है ना, रश्मि वाजपेयी ने लिए थे, है ना। साक्षात्कार, बिरजू महाराज का साक्षात्कार कौन लिए थे? तो रश्मि वाजपेयी ने लिए थे। साक्षात्कार मतलब बताए, इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो आप देखें कि किस प्रकार से जो है, किस प्रकार से मेन मेन पॉइंट जो है हम लोग करवाए। एक बार आप जो है इसे देख लीजिए। ठीक है, मेन मेन पॉइंट जो है देखिए, यहां से करवाए, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए इस प्रकार से हो गया। अब प्रश्न देखिए, जो बुक में आपका दिया गया है प्रश्न उत्तर, अब उसको देखना है, ठीक है। और प्रश्न जो है, जो कहा है उसका जवाब सटीक सा दिया गया है, ना ज्यादा बड़ा और ना ज्यादा छोटा। जो क्वेश्चन में जितना में आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में उतना दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का, है ना, क्या संबंध है। अभी बतलाए थे कि रामपुर रामपुर और लखनऊ में बिरजू महाराज का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि रामपुर में जो है बहन का जन्म हुआ था, लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, और बिरजू महाराज के कई बार आना जाना लगा रहता था। इसी के कारण जो है ना, रामपुर और लखनऊ में बिरजू महाराज का संबंध है, ठीक है। यही चीज हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं, लिखना है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था। क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था, क्योंकि इनकी तीनों बहनों का जन्म जो हुआ था रामपुर में हुआ था। तीनों बहन का जन्म कहाँ हुआ था, रामपुर में हुआ था, लेकिन बिरजू महाराज का जो जन्म है वो लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और कई बार जो है लखनऊ आना जाना होता था। बस लिख देना है, छोटा सा आंसर में क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया गया। क्योंकि 6 वर्ष की उम्र से ही पंडित बिरजू महाराज नवाबों के यहाँ जो है डांस करते थे। इससे अम्मा बहुत परेशान रहती थी। तो अम्मा जो है परेशान रहती थी, तो पिता का कहना था कि अगर नौकरी छूट जाता है तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। कोई नौकरी लगने पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, ये नौकरी छूटने पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर बिरजू महाराज के पिता ने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र से ही नवाब साहब के यहाँ नाचते थे, जिससे अम्मा बची रहती थी, परेशान रहती थी। बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते थे। नौकरी से जान छूटी, इसीलिए जो है हनुमान जी को क्या प्रसाद चढ़ाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए, है ना। पहले पहल किस संस्था से जुड़े और किनके जो है किनके संपर्क में आए, ये बताना है। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि बिरजू महाराज निर्मला जी के स्कूल दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, है ना, म्यूजिक से जुड़े। वहां वे कपिला जी एवं लीला कृपलानी इत्यादि के संपर्क में आए। याद रखिएगा, हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, है ना, से जुड़े, और वहां किससे किससे मिले थे, याद रखिएगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कपिला जी से मिले और लीला कृपलानी से मिले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। किनके साथ नाचते हुए, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला। तो पिता और चाचा के साथ नाचते हुए
बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। 8 वर्ष की उम्र में है ना, 8 वर्ष की उम्र में कोलकाता में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था जब वे अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे तब, है ना। जब पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे तब इनको पहली बार पुरस्कार मिला था। इसीलिए चाचा बोले थे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका जो है संक्षिप्त परिचय दे। ठीक है, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे, इतना तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि बिरजू महाराज के गुरु इनके पिताजी ही थे। बिरजू महाराज के गुरु इनके पिताजी ही थे। इन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, है ना। वो अच्छे आदमी भी थे। ठीक है, वो अपना सुख दुख दूसरे के साथ साझा नहीं करते थे, यानी कि दूसरे के साथ नहीं बताते थे, है ना। अपना सारा सुख दुख जो है किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की है। ठीक है, तो लिखेंगे कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा सीताराम बांग्ला नाम के एक लड़के को देनी शुरू की है। जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे तब बिरजू महाराज जो है हाई स्कूल में पढ़ते थे तो एक जो है लड़का को सिखाते थे, उसका नाम था सीताराम बांग्ला। ये भी क्या करता था, ये भी पंडित बिरजू महाराज को सिखाता था पढ़ने के लिए, और वो सिखाते थे डांस करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद जो है समय कब आया और उससे जो है संबंधित प्रश्न का वर्णन कीजिए। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो दुखद समय कब आता है, जब कोई घर में जो है डेथ कर जाता है और इनके जो है पिताजी जो है इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनका जो है समय क्या था, बहुत दुखद था। यही बात है, पिताजी के मरने के बाद जो इनका दुख हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे क्या कि जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई है ना, मृत्यु हुआ तो घर में इतना भी पैसा नहीं था कि वह 10वां करा सके, तो उन्होंने 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये इकट्ठा किया और 10वां और 13वां कराए। ठीक है, इसके बाद बिरजू महाराज काम खोजने लगे कि 50 का भी काम मिल जाए तो अच्छा होगा। सोचिए, पिता जब डेट कर गए है ना, पिता के जाने के बाद किस प्रकार से जो है बच्चा बिलटता है। देखिए 50 रुपए के मुहताज हो गए कि 50 रुपया का अगर भी कोई काम हो तो मेरा घर जो है चलेगा, समझे कि नहीं। ठीक है, इसीलिए अगर आप भी जो है देखिए गार्जियन अगर गुस्साते हैं तो उनका बात जो है उतना गरम दल से नहीं लीजिए। माता पिता का बात जो है गरम दल से नहीं लेना चाहिए, उनका थोड़ा सा बात मानना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना, अभी बताएं कि सूर्य जो होते हैं, सूर्य और पिता जो है डूबने के बाद जिंदगी अंधेला में बीतता है। बात समझे कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न, शंभू महाराज के साथ
बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। क्या कहा गया है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। शंभू महाराज इनके चाचा थे और बचपन से बिरजू महाराज को मार्गदर्शन मिला, है ना। बिरजू महाराज के चाचा ने गुरु शिष्य का संबंध रखा, पिता पुत्र का नहीं। बिरजू महाराज भी अपने चाचा जी को हमेशा अपना जो है आदर्श माना और इनके जैसा ही बनने का भरपूर प्रयास किया। पिता हो या चाचा हो, सभी को इन्होंने गुरु ही माना। ये नहीं कि चाचा है पापा है, ऐसे नहीं, गुरु माने। और वो भी जो है इसको क्या माने, इनको शिष्य माने कि आप जो है शिष्य है। और गुरु और शिष्य में जो है ये जो है संबंध रखे। और गुरु और शिष्य में संबंध रखे तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जो है अपना पिता जो है माने गुरु जो है वो अपना बेटा को ज्यादा कुछ सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक नहीं, ये नहीं सोच रहे हैं कि चाचा है और पापा है तो अपना बेटा को कुछ ज्यादा सिखा दे और दूसरे चेला जो है उसको थोड़ा सा कम सिखाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सबका एक समान दर्जा था और सब एक समान दर्जा से सीखता था, उसमें कोई छल कपट नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नाटक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। बताया था ना कि कोलकाता ऑडिशन में बिरजू महाराज फेमस हो गए, तो यहाँ पर बताना है कि कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा, वो प्रशंसा जो है बहुत सारा प्रशंसा किए थे कि बिरजू महाराज, उस पर क्या प्रभाव पड़ा बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोलकाता के एक कॉन्फ्रेंस में बिरजू महाराज जी नाचे तो कोलकाता के दर्शकों ने खूब जमकर प्रशंसा की और सभी लोग ने इनके क्या किए, है ना, नाच की इतनी प्रशंसा की कि तमाम अखबारों में बिरजू महाराज छा गए। वहां से इनके जीवन में एक नया मोड़ आया और उस समय से नियंत्रण आगे बढ़ते गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 10वां नंबर प्रश्न है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो सबसे पहले याद रखना है कि अभी जो है दिनचर्या नाचने में बहुत ज्यादा है, अभी डांसर का बहुत ज्यादा रेट है। अभी यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, तो इससे भी पैसा लोगों को आता है। लेकिन उस समय जो है नाचने का जो है कम फीस मिलता था, समझे। तो इनका जो है बिरजू महाराज सुबह 4 बजे प्रतिदिन उठते थे, चाहे बुखार रहे या खांसी रहे। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक रियाज करते थे और फिर क्या करते थे, फिर 2 घंटे का क्या करते थे, क्लास भी था। यानी 3 साल तक उन्होंने खूब रियाज किया और वो हमेशा अंधेरे कमरे में बंद होकर प्रैक्टिस करते रहते थे। थक जाने पर कभी सितार तो कभी गिटार तो कभी हारमोनियम लेकर क्या करते थे, बजाते थे। सोचिए बिरजू महाराज कितना जो है प्रैक्टिस किए, आप सोच सकते हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं कि बिरजू महाराज सुबह 4 बजे प्रतिदिन उठते थे, है ना। पंडित बिरजू महाराज जो है सुबह कितना बजे उठते थे, तो सुबह 4 बजे जो है प्रतिदिन रोज उठते थे, चाहे बुखार लगा रहे चाहे खांसी रहे, है ना। सुबह जो है 5 बजे, है ना, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक रियाज करते थे। 5 बजे से 8 बजे तक वो जो है प्रैक्टिस करते रहते थे, रियाज करते रहते थे डांस का। चाहे उनको कोई भी प्रकार का जो है, कई प्रकार का तबीयत खराब रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना रूटीन के हिसाब से ही काम करते थे। और सोचिए, है ना, फिर 2 घंटे का क्लास भी, यानी 3 साल तक उन्होंने खूब रियाज किया।
उन्होंने 3 साल तक खूब रियाज किया। वो हमेशा अंधेरे कमरे में बंद होकर क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और थक जाने पर कभी सितार तो कभी गिटार तो कभी हारमोनियम लेकर क्या करते थे, बजाते थे। आपसे भी निवेदन है कि 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट है, आप एक कमरा में बंद होकर आप भी 6 महीना प्रैक्टिस करिए। देखिए कि किस प्रकार से जो है आप टॉपर के लिस्ट में आते हैं। मेहनत आपका जो है वो रंग लाएगा। आप आराम से जो है कमरे में, जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति जो है सफल होने का कारण है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, है ना। यानी कि मेहनत जो है कर रहे हैं, पता नहीं फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, बात समझे। तो यानी कि आप भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो गारंटी है कि फल मिलेगा ही मिलेगा। एक आशा होता है, अनुमान होता है कि लोग किए उनको मिला, तो हो सकता है हम भी करेंगे तो हमें भी मिलेगा, ऐसा कहना है। और मेहनत करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, कारण है कि सारा चीज जो है अपने से अगर पढ़ते हैं तो सारा चीज याद हो जाता है, बात समझे। और एक ही चीज को अगर बार बार रिपीट करते हैं तो और ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न कितना बढ़िया है कि बिरजू महाराज कौन कौन से जो है वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है। तो लिखेंगे कि बिरजू महाराज जो है सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि, तबला इत्यादि जो है वाद्य यंत्र जो है बजाते थे, ठीक है। क्या क्या बजाते थे, तो सितार हो गया, गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, बांसुरी हो गया, तबला हो गया इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न बहुत हैवी प्रश्न है। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं, इसके बारे में आपको बताइए। तो अपने विवाह के बारे में ये तो अच्छा नहीं कहे थे, चलिए तब पर भी देखिए बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हो गया, जिसे वह सबसे बड़ी गलती मानते हैं। लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद मां ने घबराकर जल्दी में शादी कर दी, जिनसे बिरजू महाराज को नौकरी करना पड़ा। क्योंकि पहले तो एक थे, किसी प्रकार से गुजारा कर रहे थे, लेकिन जब दो आए तो उनको क्या करना पड़ा, उनको नौकरी करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि जब तक एक है उनको टेंशन नहीं था, वो कुछ भी खा लेते थे, कहीं पर सो जाते थे, है ना, कहीं पर प्रोग्राम कर लेते थे। लेकिन जब दो होने के बाद इनको अब लगा कि नहीं नौकरी करना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से जब नौकरी कर रहे थे तो इनको लगा कि 18 साल की उम्र में शादी करना बहुत गलत बात था, ठीक है। अब अगला प्रश्न 13 नंबर है कि बिरजू महाराज की, है ना, अपने शागिर्द के बारे में क्या राय है। शागिर्द मतलब क्या हुआ, अच्छा स्टूडेंट, जो अच्छा विद्यार्थी होते हैं उसे शागिर्द कहते हैं, ठीक है। तो बिरजू महाराज जो है, बिरजू महाराज अपने शागिर्द के बारे में क्या राय है ये बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बिरजू महाराज अपने शिष्य रेशमीय वाजपेयी को ही अपना शागिर्द बताते थे, है ना। किसको, रेशमी वाजपेयी को क्या करते थे, अपना शागिर्द बताते थे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है, सबसे पहले व्याख्या करने वाला प्रश्न है, ठीक है। और व्याख्या करने वाला प्रश्न तो आपको अच्छा लगता ही है। व्याख्या क्या करना है, तो व्याख्या करना है कि 500 रुपये देकर मैंने गांडा बंधवाया, है ना। 500 रुपये देकर मैंने क्या बंधवाया, गाना बंधवाया। किससे, पिताजी से, है ना। क्योंकि पिताजी कहे थे कि हम फ्री में नहीं बांधेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें दक्षिणा चाहिए, गाना बंधाने का दक्षिणा चाहिए, गुरु दक्षिणा, तब हम बांधेंगे। और 2 प्रोग्राम करके इन्होंने जो है गाना बंधवाए थे, ठीक है, पिताजी से। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले 2 लाइन। व्याख्या करने वाला में तो आपको याद है कि 2 लाइन हमेशा लिखते हैं। क्या लिखते हैं जरा देखिए कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के शीर्षक जीत जीत मैं निरखत हूँ, है नामक पाठ से ली गई है।
और लेखक का कहना है कि, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आप हमेशा लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के शीर्षक जीत जीत मैं निखरत हूँ नामक पाठ से ली गई है। और लेखक का कहना है कि गुरुजी को गांडा बंधवाने के लिए, है ना, गुरुजी को क्या बंधाने के लिए, गांडा बंधाने के लिए कुछ दक्षिणा देना चाहिए। और गुरुजी बिरजू महाराज के पिता थे, तो बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये इकट्ठा किए और इनके बाद 500 देकर गांडा बंधवाए। ठीक है, अपने पिताजी से इस पंक्ति से यह पता चलता है कि गुरु और शिष्य की परंपरा बड़ी पवित्र परंपरा होती है। यह पता चलता है कि गुरु और शिष्य में जो परंपरा है वो कौन सा परंपरा है, तो पवित्र परंपरा है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं कोई चीज चुराता नहीं हूँ, मैं कोई चीज चुराता नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए यह रखना है, उसको, है ना, उसको दिखाना है। कितना बढ़िया कह रहा है कि मैं कोई चीज चुराता नहीं हूँ, कि अपने बेटे के लिए रखना है, उसको दिखाना है। मतलब बताए थे कि ये जो गुरु थे वो नहीं चाहते थे कि खाली हम अपना बेटा को ही तेज करें, वो सभी जितने भी उनका छात्र है सभी को चाहते थे कि सबको ज्ञान एक हिसाब से सभी को ज्ञान मिले। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप देखिए। चलिए अगला जो है इसका आंसर देखिए कि मैं कोई चीज चुराता नहीं हूँ, कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको जो है सिखाना है। चलिए इसको किस प्रकार से व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आप 2 लाइन लिखिए, अवश्य लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 2 लाइन याद रखिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के शीर्षक जीत जीत मैं निखरत हूँ नामक पाठ से ली गई है। लेखक का कहना है कि, है ना, इस पंक्तियों में चुराने का अर्थ शिक्षा से है ना, इस पंक्तियों में चुराने का अर्थ किससे है, शिक्षा से है, कि शिक्षा जो है चुराकर उसको ज्यादा देंगे, उसको कम देंगे। गुरु में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि गुरु जो है एक समान से शिक्षा देते हैं, चाहे वो अपना है चाहे वो पराया है, सबका जो है एक समान से अधिकार मिलता है कि एक समान से सभी को शिक्षा दीजिए। ये नहीं कि अपना बेटा है तो खूब पढ़ाए और दूसरे के है तो उसे ना पढ़ाए, ऐसा बिल्कुल गुरु में नहीं होते। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर चुराने का अर्थ किससे है, शिक्षा से है। कहने का मतलब है कि अपने बेटे या अपना जो है शिष्य में भेदभाव नहीं रखते थे, अपने बेटे या, है ना, या अपना शिष्य में भेदभाव नहीं रखते थे। ठीक नहीं, सबको एक जैसा सिखाते थे, सबको एक जैसा सिखाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ग नंबर क्या कह रहा है, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ। ठीक है ना, उस नाचने वाला का, इसका व्याख्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के शीर्षक जीत जीत मैं निरखत हूँ नामक पाठ से ली गई है। और लेखक का कहना है कि आदमी का पूजा नहीं होता है, आदमी का पूजा नहीं होता है, इसके अंदर जो कला छिपा हुआ रहता है उसकी पूजा होता है। कितना बढ़िया बात होता है कि आदमी का पूजा जो है नहीं होता है, इसके अंदर जो छुपा हुआ जो है कला, इसकी पूजा होती है। ठीक है, इसके अंदर जो छुपी हुई कला है उसकी पूजा होती है। बिरजू महाराज का कहना है कि मेरा नाच पर बहुत लोग खुश हो जाते हैं, देखने आते हैं। बिरजू महाराज का स्वभाव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मेरा क्या, लोग तो मेरे नाच की वजह से मेरी तारीफ करते हैं,
मुझे चाहते हैं, मेरे और लोगों के बीच संबंध है वो नाच के कारण ही है। ठीक है ना। बिरजू महाराज कहते हैं कि पूजा जो है आदमी का नहीं, उसके अंदर जो कला छिपा हुआ है उसी का पूजा होता है। हमें लोग देखने नहीं आ रहा, मेरे नाच को देखने आ रहा है। अगर हम बढ़िया नाच रहे हैं तभी लोग जो है देखने के लिए आ रहा है। सही बात है कि जो है आदमी का पूजा नहीं, आदमी के अंदर जो कला छिपा हुआ है उसकी पूजा होता है। यानी आप लोग जो है जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमसे लगाव नहीं है, हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है अगर ये आपको पसंद है तो ही हम आपको पसंद है, ऐसे बिल्कुल नहीं पसंद है। ठीक है। तो जो आदमी के अंदर कला छुपा हुआ है वही आदमी जो है उसका जो है वैल्यू होता है। यह नहीं कि आदमी का वैल्यू होता है, कला का वैल्यू होता है। ठीक है, समझे। नहीं तो देखिए कितना जो है छोटा छोटा व्यक्ति भी अमीर जो है ना, कला के मुताबिक जो है कोई भिखारी जो होता है कभी कभी गायक बन जाते हैं। इस प्रकार से माने उनके अंदर कला जो है छिपी हुई है। ठीक है, तो उसको उजागर करने के लिए सबको कला अच्छा लगा, आदमी थोड़ी अच्छा लगा, कला उसके अंदर जो छुपा हुआ है वो बाहर आया। समझ गए कि नहीं। अगला प्रश्न 15 नंबर का रहा है। 15 नंबर प्रश्न कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। अम्मा जी को सबसे बड़ा जज मानते थे, जज या गुरुआइन अम्मा जी को मानते थे। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो है अपनी अम्मा को मानते थे। जब वो नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वो अपना जो है तब वो अम्मा से अपना जो है कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। ठीक है, उससे बाबूजी से तुलना करके इसमें निखार लाने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। अम्मा जी जो है बताते थे अपने बेटे को कि देखो ऐसे नहीं नाचो, ऐसे नाचो, है ना, ताकि अपने पिता के जैसा अगर नाचता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना। तो जो भी गलती सलती होता था वो अम्मा बताती थी, यानी अम्मा जज करती थी, इसीलिए अम्मा को जज या गुरुआइन माना गया। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न का रहा है कि पुराने और आज के नर्तक के बीच बिरजू महाराज जो है क्या फर्क पाते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि किस तरीका से तस्वीर है। पुराने नर्तक जो स्टेज पर जो है गलती होने पर, छोटी सी भी गलती होने पर स्टेज पर किस प्रकार से माइक जो है फेंक कर भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आज के नर्तक को देखो, आज के नर्तक को देखो कि छोटी सी भी गलती होने पर स्टेज पर जो है माइक फेंक कर भाग जाते हैं, गुस्सा कर भाग जाते हैं, गाली देकर भाग जाते हैं, है ना। इसको सही नहीं कहते हैं। आज के जो है ना, पुराने और आज के नर्तक में फर्क बताइए कि क्या फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे कि पुराने और आज के नर्तकों के बीच, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज फर्क बताते हुए कहते हैं कि पहले के नर्तकों कम साधन में भी उत्साह के साथ कला प्रदर्शन करते थे। कम साधन यानी कि कैसा हो, उड़र खाबर कैसा हो, कम साधन में अच्छा वो कला दिखाने का काम करते थे। ठीक है, आज तो इतना बढ़िया बढ़िया स्टेट बनता है और उसके बाद थोड़ा सा भी नुकसान होने पर 10 मरते हलो चेक होता है और थोड़ा सा भी नुकसान होने पर माइक फेंक देता है। इस तरीका से जो है बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नर्तक कम साधन में भी उत्साह के साथ कला प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज के जो है कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते रहते हैं और चर्चा का विषय बनाते हैं। आजकल के जो नर्तक है वो मंच का छोटा छोटा जो है गलती खोजता है ताकि बेइज्जती करके से निकल जाए। लेकिन बिरजू महाराज कहते हैं कि हम लोग उड्डा खाबर पर भी नाचते थे, हम लोग दिखाना चाहते थे कि कला क्या है, कला प्रदर्शन हम लोग करना चाहते थे। ठीक है, चलिए कितना बढ़िया प्रश्न है।
अगला प्रश्न अब नहीं है, ये 16 ही प्रश्न है। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो सबसे पहले जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सा विद्या है, तो आप टिक मारिएगा ए नंबर, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। साक्षात्कार यानी क्या? इंटरव्यू। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 2 नंबर कर रहा है कि बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ था। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था और बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ घराने में 7वें पीढ़ी में हुआ था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को क्या पहनने का बहुत शौक था, तो टोपी पहनने का बहुत शौक था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज की सबसे बड़ी बहन उससे कितने वर्ष बड़ी थी, तो सबसे बड़ी बहन जो थी वो 15 वर्ष बड़ी थी। सबसे बड़ी बहन 15 वर्ष बड़ी और सबसे छोटी बहन जो थी वो 8 वर्ष बड़ी थी। ये सबसे छोटी बहन है ना, ये सबसे छोटी बहन जो थी, सबसे छोटी बहन बिरजू महाराज से 8 वर्ष बड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी बहन जो थी वो कितनी थी? 15 वर्ष बड़ी थी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहन उससे कितने साल बड़ी थी, तो याद रखिएगा 8 वर्ष बड़ी थी। कितने साल? 8 वर्ष बड़ी थी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज की कितने संतानें थी, तो पंडित बिरजू महाराज के 2 संतानें थे। पंडित बिरजू महाराज की कितने संतान? 2 संतान। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे जब इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था? बिरजू महाराज की उम्र कितना था जब इनके पिताजी छोड़कर चले गए, तो आप बताइएगा 9.5 साल। कितने था? 9.5 साल का था। ठीक है, 9.5 साल का, यानी बी नंबर सही। ठीक है। अगला प्रश्न जो दिया गया है, क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहां पर किए? आखिरी प्रोग्राम कहां पर किए, तो मैनीपुरी में किए। आखिरी प्रोग्राम कहां किए? मैनीपुरी में किए। 54 वर्ष की उम्र में, है ना, 54 वर्ष की उम्र में किए। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो सागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। सागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो सागिर्द का अर्थ शिष्य होता है। 10वां नंबर में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज क्या है? पंडित बिरजू महाराज क्या है, ये पूछ रहा। पंडित बिरजू महाराज क्या है, तो लिखेंगे पंडित बिरजू महाराज नर्तक है। पंडित बिरजू महाराज क्या है? नर्तक है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो दिया गया है क्या पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ घराने के 7वें पीढ़ी में हुआ था और ये सबसे अंतिम संतान थे। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी का 10वीं और 13वीं करवाए थे? ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2 प्रोग्राम करके बाबूजी के 10वीं और 13वीं करवाए थे। ठीक है। चलिए, 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज ने, है ना, ठुमरिया किससे सीखी? ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ठुमरिया किससे सीखी, तो अम्मा जी से। किससे? अम्मा जी से ठुमरिया सीखे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, 14 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज की कितने संतानें थी, तो पंडित बिरजू महाराज की कितने संतानें? 2 संतानें। पंडित बिरजू महाराज की कितने संतानें?
2 संतान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिला जी, है ना, कपिला जी। संत पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी, माताजी, चाचा जी, कपिला जी से। किससे था? कपिला जी से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर, शंभू महाराज, देखिए प्रश्न आ रहा है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने की, है ना, बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? है ना, बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो याद रखिएगा 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, है ना, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थे? है ना, बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थे? तो पहले शिष्य कौन थे? रश्मि वाजपेयी, है ना, रश्मि वाजपेयी था पहला शिष्य, यही थे, ठीक है। ये सब भी शिष्य थे, है ना, खाली अनुराधा शिष्य नहीं थी, ठीक है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़कियों को, है ना, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, बताइए, है ना? ये सीताराम बांग्ला को डांस सिखाते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है कि इनमें से कौन सा पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है? तो ये तो थी, ये भी थी, ये भी थी, ये नहीं थी, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थे? इनकी अम्मी, है ना, इनका अम्मा जो थे गुरुआइन थे यानी माँ जी, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? जब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला तो पंडित बिरजू महाराज की उम्र 27 वर्ष, है ना, कितने वर्ष? 27 वर्ष, याद रखिएगा 27 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज अपने पिता को 10वां एवं 13वां कराने के लिए कितने पैसा इकट्ठा किए थे? तो याद रखिएगा कितने इकट्ठा किए थे? 500 रुपया जो है इकट्ठा किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? है ना, तो कथक के थे। किस शैली के नर्तक थे? तो कथक के थे। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस घराने से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस घराने से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है ना, पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, बताइए आप लोग। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ये बी नंबर 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज के पिताजी क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक थे, यही तो होगा, है ना, प्रसिद्ध नर्तक थे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है
अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कह सकते हैं कि कथक नृत्य से है ना? इसी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ उपासना होता है। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ उपासना होता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से अब जो है एंड होता है। अब बताइए इस चैप्टर में एक भी प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से आपका नहीं छूटेगा। अगर आप टोटल जो है जितना करवाया पॉइंट से लेकर क्वेश्चन आंसर से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर, अगर ये आप तीनों भाग देख रहे हैं, मतलब एक ही वीडियो अगर आप देख रहे हैं लगातार, तो एक प्रश्न भी आपका जो है नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और इस प्रश्न ये जो है इस चैप्टर से कहीं से आप मॉडल पेपर उठा लीजिए या गैस पेपर उठा लीजिए, कहीं से आप सेट मार के देखिए, अगर छूट जाता है तो फिर आप हमें बताइए कमेंट करके कि गुरुजी फिर छूट रहा है। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सभी जो है सभी चीज जो है हम निचोड़ कर बता दिए। ठीक है, कहानी जैसे भी है लेकिन उल्टा सीधा कर हम पूरा कहानी को समझाने का प्रयास किए हैं और आपको समझ में आया होगा। वहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए थे, अब क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाइए, इसको खुद से लिखने का प्रयास करिए, है ना। तो देखिए एक नंबर जो है आपका, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन तो आप लिख भी सकते हैं, आंसर देख लीजिए। आंसर 3 नंबर क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं, आंसर देखिए यह है। 4 नंबर क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आप बुक रखिए, बुक रखने के बाद जो है इसका आंसर लिखिए, आप डायरेक्ट आंसर का स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर का ये स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न लिख लीजिएगा। चलिए 7 नंबर का, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, व्याख्या करने वाला प्रश्न,
चलिए, तो इस प्रकार से जो है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अब इसका जो है अगला वीडियो बनेगा, उसका इंतजार करिए। चलिए, धन्यवाद।